ये कहानी है अल्फाजों की, दिल से निकली आवाजों की, हर एक सुर और हर एक बात मेरी अपनी पहचान की। ना कोई नकल ना कोई धोखा, ये सफर है मेरा ही लिखा। जो भी लगे तुम्हें पहचाना सा, बस एक हंसी सा है इत्तेफाक। ये गाना मेरा, ये एहसास मेरा, हर लफ्ज़ पे है अधिकार मेरा। बिना इजाजत उसे मत करना, ये अधिकार है सिर्फ मेरा। मनोरंजन के लिए बना है ये, दिल को छू जाने वाला है ये। रिस्पेक्ट करो इस कला को तुम, ये सपनों का एक जहां है ये। कॉपी या अपलोड से दूर रहो, क्रिएटर की मेहनत का मान करो। ये आवाज है मेरी पहचान, इसका हमेशा सम्मान करो। मुंबई की पुरानी चौल की गलियों में रात के 2 बज रहे थे। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। पानी की बूंदें जमीन पर गिर रही थीं और ऐसी आवाज कर रही थी जैसे कोई पुराना घाव फिर से खुल गया हो। रणवीर सिंह राजपूत अपने छोटे से 2 रूम वाले घर की बालकनी में खड़ा था। उसने साधारण सफेद वेस्ट और ग्रे पजामा पहना हुआ था। हाथ में पुराना मोबाइल था जिसमें एक मैसेज आया था, कोड रेड सेक्टर 7 अभी जाना है। उसने गहरी सांस ली। अंदर उसकी माँ सो रही थी, पापा की खांसी अभी भी सुनाई दे रही थी और छोटी बहन प्रिया स्कूल के नोट्स पर सोई पड़ी थी। घर वाले समझते थे कि रणवीर बहुत सीधा सादा लड़का है। सुबह 9 बजे छोटी सी जॉब पर चला जाता है, शाम को लौट आता है। कभी कभी एक्स्ट्रा पैसे लाता है तो सब सोचते हैं ओवरटाइम किया होगा, लेकिन असलियत कुछ और थी। रणवीर ने माँ की तरफ देखा और धीरे से बोला, माफ करना माँ, आज भी झूठ बोलना पड़ेगा। उसने फोन बंद किया और बेड के नीचे से एक काला बैग निकाला। बैग खोलते ही अंदर से पूरा काला टैक्टिकल यूनिफॉर्म निकला, मजबूत काला कपड़ा, प्रोटेक्शन पैड्स और सबसे खास एक फुल फेस मास्क जिससे सिर्फ आंखें दिखती थीं। मास्क के ऊपर एक डार्क हुड भी था। ये था उसका असली रूप, डार्क लॉर्ड, विजिटिव ऑफ ऑर्डर्स, भारत की नंबर 1 सबसे खतरनाक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर। लोग इस संगठन को नाम से नहीं, डर से जानते थे। मिशन पर जाने वाले का चेहरा कभी किसी को नहीं दिखता था। स्पेशल फोर्सेस जैसी यूनिफॉर्म, वॉइस मॉड्यूलेटर और पूरी तरह बिना पहचान के। रणवीर ने यूनिफॉर्म पहन ली और आईने में देखा। वो साधारण सीधा लड़का अब एक खौफनाक साया बन चुका था। उसने मास्क लगा लिया, अब सिर्फ उसकी तेज और काली आंखें दिख रही थीं। मिशन शुरू, उसने खुद से कहा। उसकी आवाज अब गहरी और मशीनी हो गई थी। दूसरा सीन, सेक्टर 7, मुंबई का खतरनाक गोदाम एरिया। वहां जोरदार लड़ाई चल रही थी। एक तरफ करप्ट पॉलिटिशियनों के गुंडे, दूसरी तरफ फिटरगर्ल ऑर्गेनाइजेशन की टीम। अदिति शर्मा, फिटरगर्ल की 24 साल की लीडर, अपनी टीम के साथ वहां थी। उसने टाइट ब्लैक सूट पहना था जिसमें उसका फिट और एथलेटिक बॉडी बहुत खतरनाक लग रहा था। हाथ में गन, बाल खुले हुए, आंखों में आग लगी हुई थी। टीम, मुझे कवर दो, ये लोग हमें यहां से निकलने नहीं देंगे, अदिति ने जोर से चिल्लाया। लेकिन हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। उनकी टीम के 3 लड़के पहले ही घायल हो चुके थे। गुंडे ज्यादा थे और उनके पास भारी हथियार थे। अदिति ने एक गुंडे को लात मारी और दूसरे को गोली मार दी, लेकिन पीछे से एक आदमी ने उसके सिर पर गन तान दी। अदिति की आंखें फैल गईं। मौत बहुत करीब थी। उसी पल एक काला साया तेजी से आया, डार्क लॉर्ड। रणवीर ने एक ही छलांग में उस गुंडे को नीचे गिरा दिया। फिर एक हाथ से अदिति को पकड़ लिया और दूसरे हाथ से 2 गुंडों को एक साथ उछाल दिया। बुलेट उसके यूनिफॉर्म से टकराए और वापस लौट गई क्योंकि यूनिफॉर्म बुलेट प्रूफ थी। अदिति हैरान रह गई। उसने ऊपर देखा, एक लंबा तगड़ा आदमी पूरा काला कपड़े में, चेहरा मास्क से पूरी तरह ढका, सिर्फ आंखें दिख रही थीं। वो आंखें बहुत गहरी और खतरनाक थीं। डार्क लॉर्ड ने अदिति को अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया जैसे वो कोई हल्की सी गुड़िया हो। अदिति की सांस अटक गई। उसके दिल में पहली बार ऐसा एहसास हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। कौन हो तुम? अदिति ने कांपती आवाज में पूछा। डार्क लॉर्ड ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अदिति की आंखों में घुस गईं। एक पल के लिए सब कुछ रुक सा गया। जिसने तुम्हारी जान बचानी थी, उसने गहरी मशीनी आवाज में कहा। उसने अदिति को अपने सीने से चिपकाए रखा और तेजी से गोदाम के बाहर की तरफ भागा। चारों तरफ गोलियां चल रही थीं। डार्क लॉर्ड ने अपनी टीम को इशारा किया, कवर फायर। उसकी टीम ने भारी फायरिंग शुरू कर दी। डार्क लॉर्ड अदिति को बाहर निकालकर एक पुरानी बिल्डिंग की छत पर ले गया। वहां बारिश और भी तेज हो गई थी। अदिति अभी भी उसकी बाहों में थी। उसने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया। पानी उसके चेहरे पर बह रहा था। उसने डार्क लॉर्ड की आंखों में देखा। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, अदिति ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब नरमी आ गई थी। डार्क लॉर्ड ने उसे धीरे से नीचे खड़ा कर दिया। एक हाथ से उसका चेहरा उठाया।
मास्क के अंदर से उसकी उंगलियां कुछ पल के लिए अदिति के गाल पर रुक गईं। तुम ठीक तो हो? उसने पूछा। अदिति ने सिर्फ सिर हिला दिया। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। ये मास्क वाला आदमी, इसकी बाहों में उसे पहली बार सच में सुरक्षा महसूस हुई थी। फिटरगर्ल की लीडर होने के बावजूद आज वो खुद को कमजोर महसूस कर रही थी, लेकिन अच्छे तरीके से। डार्क लॉर्ड पीछे मुड़ा और बोला, यहां से चली जाओ, ये जगह अब सुरक्षित नहीं है। अदिति ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, रुको, तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हें ढूंढूंगी, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। डार्क लॉर्ड रुक गया। उसने सिर्फ इतना कहा, डार्क लॉर्ड। फिर वो रात के अंधेरे में गायब हो गया, जैसे कभी आया ही नहीं था। अदिति वहीं खड़ी रह गई। उसके हाथों में अभी भी उसकी बाहों की गर्मी महसूस हो रही थी। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और धीरे से बोली, डार्क लॉर्ड, तुमने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, मेरे दिल में भी आग लगा दी है। सुबह 6 बजे रणवीर का घर। रणवीर ने नॉर्मल कपड़े पहन लिए और घर में घुसा। चेहरा थका हुआ था लेकिन मुस्कान थी। माँ ने चाय देते हुए पूछा, बेटा रात भर कहाँ था? फिर ओवरटाइम। रणवीर मुस्कुराया और बोला, हाँ माँ, काम था, अब ठीक हूँ। उसने छोटी बहन प्रिया के सिर पर हाथ फेरा और मन ही मन सोचा, किसी को नहीं पता, न घर वालों को न किसी को, कि मैं डार्क लॉर्ड हूँ। लेकिन उसके दिमाग में अब सिर्फ एक चेहरा घूम रहा था, वो लड़की जिसे उसने कल रात बचाया था। उसकी आंखें, उसकी आवाज, अदिति। अदिति अपनी फिटरगर्ल हेडक्वार्टर से सीधे घर की तरफ भागी। उसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। स्क्रीन पर वो ब्लर फोटो बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। रणवीर सिंह राजपूत, डार्क लॉर्ड, वो साधारण सा लड़का जो उनके इलाके की चौल में रहता है, असल में भारत की नंबर 1 सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है। अदिति के हाथ अभी भी कांप रहे थे। घर पहुंचते ही उसने अपनी लग्जरी वाली बड़ी सी काली कार निकाली। अदिति का परिवार बहुत अमीर था। उनका बड़ा सा बंगला मुंबई के पॉश एरिया में था। पापा धर्मपाल शर्मा बड़े बिजनेसमैन थे। उनकी अपनी कंपनी थी और फिटरगर्ल ऑर्गेनाइजेशन भी उन्होंने ही शुरू की थी, हालांकि अब अदिति उसकी लीडर थी। अदिति ने घर में घुसते ही अपने पापा को देखा। धर्मपाल शर्मा सोफे पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। पापा उठिए, अभी के अभी मेरे साथ चलना है, अदिति ने सख्त आवाज में कहा। धर्मपाल ने हैरानी से देखा, बेटा क्या हुआ, इतनी रात को कहाँ जाना है? अदिति ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो सीधे अपने पापा के पास गई, उनका हाथ पकड़ा और जबरदस्ती उन्हें उठाकर कार की तरफ ले गई। पापा कुछ समझ नहीं पाए। अदिति, ये क्या बर्ताव है? छोड़ो मेरा हाथ, धर्मपाल ने गुस्से में कहा, लेकिन अदिति ने उन्हें कुछ सुनने नहीं दिया। उसने पापा को कार की आगे वाली सीट पर बैठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। कार स्टार्ट करते ही वो तेजी से निकल पड़ी। कार चलते हुए धर्मपाल ने फिर पूछा, बेटा हमें कहाँ ले जा रही हो? कुछ तो बताओ। अदिति ने सीधे सड़क की तरफ देखते हुए कहा, पापा अभी कुछ मत पूछिए, बस मेरे साथ चलिए। कार करीब 25 मिनट चली। फिर अदिति ने रणवीर के चौल एरिया के पास थोड़ी दूरी पर गाड़ी रोक दी। रात के 10 बज रहे थे। आसपास की गलियां अंधेरी और शांत थीं। अदिति ने कार का इंजन बंद किया और अपने पापा की तरफ मुड़ी। पापा, आप हमेशा कहते थे न कि मेरी शादी कर दोगे, जब मैं तैयार हो जाऊं तो बताना। धर्मपाल हैरान हो गए, हाँ बेटा, लेकिन ये अचानक क्या? अदिति ने गहरी सांस ली और बोली, पापा मुझे एक लड़का पसंद है, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। धर्मपाल की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, अच्छा कौन है वो लड़का, किसका बेटा है, कहाँ रहता है? अदिति ने सीधे उनकी आंखों में देखते हुए कहा, उसका नाम रणवीर सिंह राजपूत है, वो यहीं पास की चौल में रहता है। धर्मपाल शर्मा एक पल के लिए सन्न रह गए, फिर उनके चेहरे पर गुस्सा आ गया। रणवीर, वो गरीब लड़का जो चौल में रहता है? अदिति, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं अपनी बेटी की शादी उस गरीब से कभी नहीं करूंगा। हमारा स्टेटस, हमारा बिजनेस, हमारी इज्जत, सब कुछ खराब हो जाएगा। मैं मना करता हूँ। अदिति को अपने पापा का ये जवाब पहले से पता था। वो शांत रही, फिर धीरे से मुस्कुराए और बोली, पापा आप सिर्फ रणवीर को गरीब समझते हैं ना, लेकिन आपकी जानकारी गलत है। धर्मपाल ने भौहें चढ़ाईं, मतलब? अदिति ने गहरी सांस ली और धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, पापा रणवीर सिंह राजपूत असल में डार्क लॉर्ड है। वो विजिटिव ऑफ ऑर्डर्स का नंबर 1 लीडर है, भारत की सबसे पावरफुल सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का हेड। वो गरीब नहीं, वो बहुत अमीर और खतरनाक है। उसकी ऑर्गेनाइजेशन हमारी फिटरगर्ल से कहीं ज्यादा पावरफुल है। धर्मपाल शर्मा के चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उन्होंने कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोला, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। क्या तुम कह रही हो अदिति? डार्क लॉर्ड, विजिटिव ऑफ ऑर्डर्स? धर्मपाल के दिमाग में बिजनेस की बात घूम गई। उन्होंने कई बार सुना था कि विजिटिव ऑफ ऑर्डर्स कितनी ताकतवर है। वो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ मिशन नहीं करती, बल्कि बड़े बड़े बिजनेसमैनों और पॉलिटिशियनों को भी कंट्रोल करती है।
उनकी अपनी कंपनी और फिटगरल ऑर्गेनाइजेशन भी कई बार इसकी ताकत महसूस कर चुकी थी। धर्मपाल का बिजनेसमैन वाला दिमाग जाग गया। उनकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। अदिति, ये सच है? अगर रणवीर सच में डार्क लॉर्ड है तो ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन बेटा, फिर भी वो छुप कर रहता है, लोग उसका चेहरा भी नहीं जानते। तुम्हें कैसे पता चला? और तुम अचानक उससे शादी क्यों करना चाहती हो? अदिति ने कार की खिड़की से बाहर देखा। बारिश की कुछ बूंदें अभी भी गिर रही थीं। उसने धीरे से कहा, पापा, कल रात उसने मेरी जान बचाई थी। मास्क लगाए हुए था, लेकिन अब मुझे उसकी असली पहचान पता चल गई है। मुझे वो पसंद है पापा, बहुत पसंद है, और मैं जानती हूँ कि आप मना करेंगे, इसलिए मैं आपको खुद लेकर आई हूँ। धर्मपाल अभी भी हैरान थे। उनके मन में दो बातें चल रही थी, एक तरफ बेटी की जिद, दूसरी तरफ बिजनेस का फायदा। अदिति, ये फैसला इतनी जल्दी नहीं ले सकते, मुझे सोचने का समय दो। अदिति ने पापा की तरफ देखा और दृढ़ता से बोली, नहीं पापा, मैंने फैसला कर लिया है। या तो आप मेरी शादी रणवीर से करवाए, वरना मैं खुद उसे अपना बना लूंगी। अदिति और उसके पापा धर्मपाल शर्मा अभी भी कार में बैठे थे। थोड़ी दूरी पर रणवीर का चौल दिख रहा था। रात के 10:30 बज रहे थे। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन सड़क पर पानी अभी भी चमक रहा था। तभी रणवीर अपने घर से बाहर निकला। साधारण सफेद शर्ट और ब्लैक पैंट पहने हुए था। हाथ में एक छोटा सा बैग था, शायद किसी काम से जा रहा था। धर्मपाल शर्मा ने उसे तुरंत पहचान लिया। उनकी आंखें सिकुड़ गईं। वो वही लड़का है ना? उन्होंने अदिति से धीरे से पूछा। अदिति ने सिर हिलाया, हाँ पापा, यही रणवीर है। रणवीर उनकी लग्जरी कार की तरफ देखते हुए आगे बढ़ा। जब वो कार के पास से गुजरा तो उसने रुककर दोनों की तरफ देखा। फिर वो मुस्कुराते हुए उनके पास आ गया। रणवीर ने हाथ जोड़कर नमस्ते की और बहुत शांत, सम्मान भरी आवाज में बोला, नमस्ते अंकल, नमस्ते दीदी। धर्मपाल शर्मा ने जवाब में मुस्कुराते हुए नमस्ते की, लेकिन अंदर से उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। रणवीर ने आगे कहा, कैसी हैं आप लोग? यहाँ इस इलाके में तो कभी नहीं देखा आपको। कोई काम था क्या? धर्मपाल ने हल्के से सिर हिलाया, बस घूमने निकले थे बेटा। तुम ठीक हो ना? रणवीर ने मुस्कुराकर कहा, जी अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ बाप ठीक हैं। आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा। रात हो गई है, सावधानी से घर जाना। इतना कहकर रणवीर ने फिर से नमस्ते की और आगे बढ़ गया। उसकी चाल बिल्कुल साधारण थी, जैसे कोई आम लड़का हो। जैसे ही रणवीर दूर चला गया, धर्मपाल शर्मा ने गहरी सांस ली। उनका चेहरा गंभीर हो गया। अदिति, ये लड़का सच में डार्क लॉर्ड है। इतना शांत और सीधा दिखता है। अगर मैं सीधे जाकर उससे शादी की बात कर दूं तो शायद उसे शक हो जाए। वो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, बहुत होशियार होगा। अदिति ने पापा की तरफ देखा, तो अब क्या करेंगे पापा? धर्मपाल शर्मा कुछ देर तक सोचते रहे। फिर उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उनकी आंखों में चमक आ गई। देख बेटा, डायरेक्ट शादी की बात नहीं कर सकते, हमें चालाकी से काम लेना होगा। मैं 2-3 दिन रणवीर के घर जाऊंगा, उसकी माँ से नॉर्मल बातें करूंगा, धीरे धीरे दोस्ती बढ़ाऊंगा, बीच में मंगल दोष की बात निकाल दूंगा। अदिति ने हैरानी से पूछा, मंगल दोष? धर्मपाल मुस्कुराए, हाँ, मैं कहूंगा कि मेरा बेटा भी मंगल दोष वाला है और रणवीर भी मंगल दोष वाला है। दोनों की शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं कहूंगा कि मुझे रणवीर बहुत पसंद आ गया है, मैं उसे अपने बेटे से ज्यादा प्यार करता हूँ। इस तरह बात आगे बढ़ेगी और कोई शक भी नहीं होगा। अदिति ने पापा को देखा। वो जानती थी कि उसके पापा बहुत चालाक बिजनेसमैन हैं, लेकिन इस बार ये चालाकी उसके प्यार के लिए थी। पापा, लेकिन रणवीर की माँ का नाम क्या है? अदिति ने पूछा। साक्षी। कल मैं पता कर लूंगा। 2 दिन बाद मैं उनके घर जाऊंगा। पहले तो बस हेलो हाय करूंगा, फिर धीरे धीरे बात बढ़ाऊंगा। अदिति के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसके दिल में उम्मीद जाग रही थी, लेकिन साथ ही एक डर भी था, अगर रणवीर को पता चल गया कि ये सब प्लानिंग है तो क्या होगा। धर्मपाल ने अदिति के कंधे पर हाथ रखा और बोले, चिंता मत कर बेटा, मैं ये खेल बहुत अच्छे से खेलूंगा। रणवीर को शक भी नहीं होगा, और अगर सब ठीक रहा तो जल्दी ही तुम दोनों की शादी हो जाएगी। 2 दिन बाद रणवीर के चौल में धर्मपाल शर्मा ने साधारण कपड़े पहने थे। हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट पैक था, कुछ मिठाई और फल। उन्होंने रणवीर के घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला तो सामने साक्षी जी खड़ी थी, रणवीर की माँ। साधारण साड़ी पहने, माथे पर सिंदूर, चेहरे पर मेहनत की थकान साफ दिख रही थी। जी, कौन? साक्षी ने पूछा। धर्मपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन जी, मैं पास के एरिया से हूँ। नाम धर्मपाल शर्मा। आपके बेटे रणवीर से 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी। वो बहुत अच्छा लड़का है, सोचा आपसे भी मिल लूं। साक्षी ने हैरानी से देखा लेकिन मुस्कुरा दी। अंदर आइए भैया। धर्मपाल घर के अंदर गए। छोटा सा घर था, लेकिन साफ सुथरा। रणवीर की छोटी बहन प्रिया स्कूल के कपड़े पहनकर तैयार हो रही थी। रणवीर अभी घर पर नहीं था।
साक्षी ने चाय बनाकर दी। दोनों में बातें शुरू हुई। धर्मपाल ने धीरे धीरे बात बढ़ाई। बहन जी, आपके बेटे रणवीर बहुत संस्कारी लगते हैं। आजकल ऐसे लड़के कम मिलते हैं। साक्षी ने गर्व से कहा, हाँ भैया, मेरा रणवीर बहुत सीधा है, कभी गलत काम नहीं करता। धर्मपाल ने मौका देखकर कहा, बहन जी एक बात कहूं, मेरे भी एक बेटा है, लेकिन उसका मंगल दोष है। ज्योतिषी ने कहा है कि अगर मंगल दोष वाले लड़के लड़की की शादी हो जाए तो दोनों का जीवन बहुत अच्छा रहता है। साक्षी ने ध्यान से सुना। धर्मपाल आगे बोले, मुझे आपके रणवीर बहुत पसंद आए हैं। मैं उसे अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करने लगा हूं। अगर आपकी रजामंदी हो तो हम दोनों परिवार मिलकर कुछ सोच सकते हैं। साक्षी थोड़ी हैरान हुई लेकिन खुश भी हुई। उन्होंने कहा, भैया, मैं अकेली औरत हूं, मेरे पति बीमार रहते हैं, मैं अकेले फैसला नहीं ले सकती, रणवीर से बात करके बताती हूं। धर्मपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बहन जी, कोई जल्दबाजी नहीं, बस आप सोच लीजिए। रणवीर जैसे लड़के को मैं अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छा समझता हूं। रणवीर डार्क लॉर्ड अपने चौल के छोटे से घर में बैठा था। रात के 11 बज चुके थे। उसकी माँ ने जो बात बताई थी वो बार बार उसके दिमाग में घूम रही थी। अंकल आए थे, शादी की बात कर रहे थे, तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। रणवीर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो डार्क लॉर्ड था, कोई भी अचानक उसके परिवार के पास आकर शादी की बात नहीं कर सकता था। उसे शक हो गया। उसने तुरंत अपना लैपटॉप खोला और विजिटिव ऑफ ऑर्डर्स का सिक्योर सिस्टम ऑन किया। फिर उसने फिटेगरल ऑर्गेनाइजेशन पर पूरी जांच शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों में रिपोर्ट आ गई। रणवीर की आंखें सिकुड़ गईं। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि फिटेगरल की लीडर अदिति शर्मा ने पिछले कुछ दिनों में डार्क लॉर्ड और विजिटिव ऑफ ऑर्डर्स के बारे में बहुत सारी खोज की थी। हैकर्स ने उसकी पहचान निकालने की कोशिश की थी। रणवीर के मुंह से निकला, अदिति, तुम्हें पता चल गया। उसकी आवाज ठंडी और खतरनाक हो गई। उसे अदिति बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो सोचता था कि वो सिर्फ एक जिद्दी और घमंडी लड़की है जो उसकी असली पहचान जानकर अब उसके पीछे पड़ी हुई है। रणवीर ने तुरंत अपने राइट हैंड स्काईलॉर्ड को कॉल किया। स्काईलॉर्ड, सुनो, फिटेगरल की लीडर अदिति और उसके पापा धर्मपाल शर्मा को मेरे घर आने से रोकना है। उन्हें साफ साफ चेतावनी दो, कह दो कि ये ढोंग मत करो। मुझे पता है कि वो मेरी सच्चाई जानती है। अगर वो फिर भी मेरे परिवार के पास आए तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। स्काईलॉर्ड ने जवाब दिया, समझ गया डार्क लॉर्ड, मैं अभी टीम भेजता हूँ। दूसरी तरफ अदिति के घर। अगले दिन दोपहर में अदिति और उसके पापा फिर रणवीर के चौल की तरफ गए। लेकिन जैसे ही उनकी कार चौल के पास पहुंची, 3 काली गाड़ियां उन्हें घेर लीं। कार से उतरकर स्काईलॉर्ड मास्क लगाए और उसकी टीम सामने आई। स्काईलॉर्ड ने ठंडी आवाज में कहा, अदिति शर्मा और धर्मपाल शर्मा, डार्क लॉर्ड का मैसेज है, ये ढोंग मत करो। मुझे पता है कि तुम मेरी सच्चाई जानती हो। मेरे घर और मेरे परिवार के पास मत आना। अगर फिर आए तो अच्छा नहीं होगा। अदिति गुस्से से आग बबूला हो गई। वो अब मासूम लड़की नहीं रही थी। फिटेगरल की लीडर वाली तेज और गुस्से वाली अदिति सामने आ गई। उसने स्काईलॉर्ड की तरफ घूरते हुए कहा, तुम अपने आप को क्या समझते हो? डार्क लॉर्ड को बोल दो कि मैं डरने वाली नहीं हूं। वो चाहे जितना खतरनाक हो, मैं पीछे नहीं हटूंगी। स्काईलॉर्ड ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। डार्क लॉर्ड ने साफ मना कर दिया है। अब तुम लोग यहां से चले जाओ। धर्मपाल शर्मा चुपचाप सब देख रहे थे। उन्होंने अदिति को इशारा किया और दोनों वापस कार में बैठ गए। लेकिन धर्मपाल के मन में नया प्लान बन चुका था। शाम का सीन, रणवीर के चौल। धर्मपाल शर्मा ने अब चालाकी से काम लिया। उन्होंने अपनी टीम को रणवीर के घर पर नजर रखने को कहा। जैसे ही रणवीर की मां साक्षी बाहर निकली, धर्मपाल उनके पास पहुंच गए। इस बार वो अकेले थे और बहुत विनम्र लग रहे थे। बहन जी, नमस्ते। साक्षी ने मुस्कुराते हुए नमस्ते की। धर्मपाल ने गंभीर स्वर में कहा, बहन जी, मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूं। मेरी बेटी अदिति का मंगल दोष है। ज्योतिषी ने कहा है कि अगर उसकी शादी मंगल दोष वाले लड़के से हुई तो ही उसका जीवन सुखी रहेगा। आपके बेटे रणवीर भी मंगल दोष वाला है। मैंने बहुत सोचा है। रणवीर मुझे अपने बेटे से भी ज्यादा पसंद है। मैं उसे अपना दामाद बनाना चाहता हूं। साक्षी थोड़ी घबरा गईं। उन्होंने कहा, भैया, लेकिन रणवीर अभी शादी के बारे में कुछ नहीं सोच रहा है। धर्मपाल ने तुरंत एक पेपर निकाला, मैरिज एग्रीमेंट, शादी का लिखित समझौता। बहन जी, मैं आप पर दबाव नहीं डाल रहा हूं। बस ये पेपर साइन कर दीजिए। इसमें लिखा है कि दोनों परिवार शादी के लिए तैयार हैं। इससे कोई कानूनी समस्या नहीं आएगी। मैं आपकी बेटी को कभी दुख नहीं दूंगा। मैं रणवीर को अपना बेटा समझकर रखूंगा। साक्षी ने पेपर पढ़ा। उनके मन में एक तरफ गरीबी थी, दूसरी तरफ बेटे की अच्छी शादी का सपना। उन्होंने अदिति के पापा को देखा, अमीर, सम्मानित और विनम्र लग रहे थे। साक्षी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी को दुख नहीं देना चाहती। और अंत में साक्षी ने कांपते हाथों से मैरिज एग्रीमेंट पर साइन कर दिए।
धर्मपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद बहन जी, अब आप चिंता मत कीजिए। रात को रणवीर के घर। जब रणवीर घर लौटा तो उसकी माँ बहुत खुश थी। साक्षी ने कहा, बेटा आज वो अंकल फिर आए थे। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी का मंगल दोष है और तुम्हारा भी है। उन्होंने शादी का लिखित समझौता करवा लिया है। मैंने साइन कर दिया। रणवीर एक पल के लिए सन्न रह गया। साक्षी आगे बोली, बेटा बचपन में तुम्हारी एक झूठी सगाई हुई थी ना, मैंने उसी को बहाना बनाकर कहा कि शादी के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी। रणवीर की आंखें ठंडी हो गईं। उसने माँ से पूछा, माँ आपने बिना मेरी मर्जी के साइन कर दिया। साक्षी ने कहा, बेटा वो लोग बहुत अच्छे हैं और तुम्हारी शादी हो जाए तो घर की हालत भी सुधर जाएगी। रणवीर कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके दिमाग में आग लग गई थी। वो जानता था कि ये सब अदिति और उसके पापा की चाल है। रणवीर रात भर सो नहीं पाया। उसके कमरे में अंधेरा था, सिर्फ लैपटॉप की स्क्रीन की रोशनी उसका चेहरा उससे छोटी ईता कर रही थी। उसकी माँ साक्षी ने जो मैरिज एग्रीमेंट पर साइन कर दिया था, वो बात उसके गले में अटकी हुई थी, लेकिन वो अपनी माँ से कुछ भी कह नहीं सकता था। रणवीर ने कभी अपनी माँ से झगड़ा नहीं किया था। बचपन से लेकर आज तक माँ ने कितनी मुश्किलें झेली, कितनी रातें जागकर उसके लिए खाना बनाया, कितनी गरीबी सही। वो माँ को दुखी नहीं देख सकता था, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। वो बिस्तर पर लेटा रहा और सुबह होने का इंतजार करता रहा। आंखें बंद थे, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा घूम रहा था, अदिति। सुबह 8:30 बजे जैसे ही सूरज निकला, रणवीर उठ गया। उसने काला शर्ट और ब्लैक जीन्स पहनी। आज वो डार्क लॉर्ड के रूप में नहीं बल्कि रणवीर के रूप में जा रहा था, लेकिन उसके साथ खतरनाक टीम थी। उसने अपने सबसे भरोसेमंद और खतरनाक साथी टाइटेनियम को बुलाया। टाइटेनियम भी फुल ब्लैक में था, मास्क नहीं लगाया था, लेकिन उसकी बॉडी और नजरें ही डरावनी थीं। टाइटेनियम मेरे साथ चलो, फिटगर्ल ऑर्गेनाइजेशन चलना है, रणवीर ने ठंडी आवाज में कहा। दोनों काली एसयूवी में बैठकर सीधे फिटगर्ल हेडक्वार्टर की तरफ निकल पड़े। रणवीर की टीम के 8 और सदस्य भी अलग अलग गाड़ियों में उनके पीछे थे। फिटगर्ल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर। जैसे ही रणवीर और उसकी टीम की गाड़ियां मुख्य गेट पर पहुंची, पूरा परिसर अलर्ट मोड पर आ गया। सिक्योरिटी गार्ड्स ने तुरंत रेड अलर्ट बजाया। डार्क लॉर्ड की टीम आ रही है, सब तैयार रहो। फिटगर्ल की लड़कियां और स्टाफ दौड़ दौड़कर अपनी पोजीशन में आ गए। हवा में तनाव था, क्योंकि जब भी डार्क लॉर्ड अपनी टीम के साथ कहीं जाता था, वो कोई हल्की फुल्की बात करने नहीं जाता था। वो हमेशा खतरनाक मिशन या चेतावनी देने आता था। रणवीर और टाइटेनियम सीधे मुख्य बिल्डिंग में घुस गए। कोई उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अदिति अपने केबिन में बैठी थी। उसे पहले ही सूचना मिल चुकी थी। उसके चेहरे पर घबराहट नहीं बल्कि एक अजीब सी उत्तेजना थी। दरवाजा जोर से खुला। रणवीर अंदर घुसा। उसके पीछे टाइटेनियम और 2 और सदस्य खड़े हो गए। अदिति कुर्सी पर बैठी रही। उसने शांत लेकिन चुनौती भरी नजरों से रणवीर को देखा। रणवीर सीधे उसके सामने आया और दोनों हाथ मेज पर रखकर झुक गया। उसकी आवाज बहुत ठंडी और गुस्से से भरी हुई थी। अदिति, मैंने तुमसे साफ साफ कहा था कि मेरे परिवार से दूर रहना। फिर भी तुम मेरी मम्मी के पास गई। तुमने उन्हें शादी का कागज साइन करवा लिया। अब तुम जाओगी और उनसे कहोगी कि तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं। तुम ये रिश्ता तोड़ रही हो। समझ आई? अदिति ने रणवीर की आंखों में सीधे देखा। फिर उसके होठों पर एक व्यंग्यात्मक सैटिरिकल मुस्कान आ गई। वो धीरे धीरे कुर्सी से उठी और रणवीर के बहुत करीब आ गई। डार्क लॉर्ड, या कहूं रणवीर, तुम सोचते हो कि तुम्हारी एक चेतावनी से मैं डर जाऊंगी। तुमने कल मेरी जान बचाई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी गुलाम बन जाऊंगी। मैं फिटगर्ल की लीडर हूं। मैं जो चाहती हूं वो करके रहती हूं, और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। रणवीर की आंखें और भी ठंडी हो गईं। उसका जबड़ा कस गया। तुम्हारी ये जिद बहुत महंगी पड़ेगी अदिति। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, आखिरी बार। मेरे परिवार को इस खेल में मत घसीटो। अदिति ने हंसते हुए कहा। खेल तो शुरू हो चुका है डार्क लॉर्ड। अब या तो तुम इस खेल को अपने तरीके से खेलो, या मैं अपने तरीके से। लेकिन याद रखना, मैं पीछे नहीं हटने वाली। रणवीर ने एक पल के लिए अदिति को घूरा। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकरा रही थीं। हवा में बिजली सी चमक रही थी। टाइटेनियम और फिटगर्ल की टीम दोनों चुपचाप खड़े थे, किसी भी पल हिंसा हो सकती थी। रणवीर ने आखिर में कहा, ठीक है, अगर यही तुम्हारी जिद है तो याद रखना, जब मैं जवाब दूंगा तब तुम रोना मत। इतना कहकर रणवीर मुड़ा और अपने टीम के साथ केबिन से बाहर निकल गया। रणवीर फिटगर्ल हेडक्वार्टर से बाहर निकला तो उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। टाइटेनियम उसके साथ था। दोनों काली एसयूवी में बैठे। रणवीर ने खिड़की से बाहर देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, टाइटेनियम, वो लड़की मुझे पागल कर देगी। सोचती है कि वो मेरे परिवार को अपने जाल में फंसा लेगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। टाइटेनियम ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, डार्क लॉर्ड, अब क्या प्लान है? हम फिटगर्ल पर हमला करें या अदिति को डायरेक्ट वार्निंग दें?
रणवीर ने मुस्कुराते हुए लेकिन बहुत खतरनाक अंदाज में कहा, नहीं, अब हमला नहीं, अब खेल खेलेंगे। वो मुझे जिद दिखा रही है ना, तो मैं भी अपनी जिद दिखाऊंगा, लेकिन पहले मुझे अपनी माँ को संभालना है। कार सीधे रणवीर के चौल की तरफ मुड़ गई। दूसरी तरफ अदिति का केबिन। अदिति अभी भी अपने केबिन में खड़ी थी। रणवीर के जाते ही उसकी व्यंग्यात्मक मुस्कान धीरे धीरे गहरी मुस्कान में बदल गई। उसकी सबसे करीबी सहेली और फिटरगर्ल की सेकंड इन कमांड रिया अंदर आई। अदिति, तुम पागल हो गई हो क्या? डार्क लॉर्ड खुद आया था। वो गुस्से में था। अगर उसने चाहा तो हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर सकता है। अदिति ने खिड़की के पास जाकर बाहर देखा और बोली, रिया, तुम नहीं समझती, वो मास्क वाला हीरो जिसने मेरी जान बचाई थी, वो अब मेरे सामने गुस्सा कर रहा है। मुझे उसकी ये जिद पसंद आ रही है। मैं उसे चाहती हूँ, और जब तक वो मेरी नहीं हो जाता, मैं पीछे नहीं हटूंगी। रिया ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी माँ ने साइन कर दिया है। अब क्या? अदिति मुस्कुराए, अब पापा शादी की तैयारी शुरू करेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि रणवीर खुद मेरे पास आए। जबरदस्ती नहीं, अपनी मर्जी से। रणवीर का घर शाम 7 बजे। जब रणवीर घर पहुंचा तो उसकी माँ साक्षी रसोई में बहुत खुश दिख रही थी। छोटी बहन प्रिया भी स्कूल के बाद घर आ चुकी थी। साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, आज वो अंकल फिर आए थे। उन्होंने कहा कि शादी की तारीख 15 दिन बाद रखनी है। मैंने हाँ कर दी। अदिति बहुत अच्छी लड़की लगती है, अमीर घर की है, पढ़ी लिखी है, तुम्हारा भविष्य संवर जाएगा। रणवीर चुपचाप अपनी माँ को देखता रहा। वो कुछ कह नहीं पा रहा था। माँ की खुशी देखकर उसका गला भर आया। उसने धीरे से कहा, माँ, आप खुश हैं ना? साक्षी ने उसके गाल पर हाथ रखा। बहुत खुश हूँ बेटा, तुम्हें देखकर लगता है जैसे मेरी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। रणवीर ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया। दरवाजा बंद करके उसने दीवार पर मुक्का मारा। माँ, मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता, लेकिन अदिति, तुमने मेरे परिवार को बीच में घसीट लिया। अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। उस रात रणवीर ने फैसला कर लिया। वो शादी के लिए हाँ नहीं कहेगा, लेकिन माँ के सामने विरोध भी नहीं करेगा। वो अदिति को खुद अपने जाल में फंसाएगा। अगले दिन फिटरगर्ल हेडक्वार्टर। धर्मपाल शर्मा अपनी बेटी के ऑफिस में बैठे थे। उनके साथ शादी का पूरा प्लान तैयार था। अदिति, 12 दिन बाद मुहूर्त है। मैंने रणवीर की माँ से बात कर ली है, उन्होंने हाँ कर दी है। अब बस रणवीर को तैयार करना है। अदिति ने पापा से पूछा, पापा, लेकिन रणवीर अभी तक कुछ नहीं बोला है, क्या वो मना कर देगा? धर्मपाल मुस्कुराए, वो मना नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी माँ ने साइन कर दिया है, और मैंने उसके परिवार को आर्थिक मदद का वादा भी कर दिया है। तभी अचानक ऑफिस का दरवाजा खुला। रणवीर अंदर घुसा। आज वो बिल्कुल साधारण कपड़ों में था, सफेद शर्ट और ब्लैक जीन्स, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। धर्मपाल और अदिति दोनों हैरान रह गए। रणवीर ने सीधे अदिति की तरफ देखा और ठंडी आवाज में बोला, अदिति, तुमने मेरी माँ को फंसाया है। ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है। अदिति की आंखें चमक उठी। उसने उत्सुकता से पूछा, क्या शर्त? रणवीर ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, शादी के बाद तुम मेरी पत्नी बनोगी, लेकिन मेरी ऑर्गेनाइजेशन और मेरे परिवार के बीच कोई रिश्ता नहीं होगा। तुम फिटरगर्ल की लीडर रहोगी, लेकिन मेरे काम में कभी दखल नहीं दोगी। और सबसे बड़ी बात, शादी के बाद 6 महीने तक हम दोनों अलग अलग रहेंगे, कोई फिजिकल रिलेशन नहीं। अदिति के चेहरे पर हैरानी छा गई। रणवीर आगे बोला, अगर ये शर्त मंजूर है तो मैं शादी कर लूंगा, वरना मैं अपनी माँ को सब सच बता दूंगा। धर्मपाल शर्मा बीच में बोलने वाले थे, लेकिन अदिति ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। उसने रणवीर की आंखों में देखते हुए कहा, ठीक है, मैं मानती हूँ, 6 महीने तक कोई फिजिकल रिलेशन नहीं, लेकिन याद रखना डार्क लॉर्ड, ये 6 महीने तुम्हारे लिए भी आसान नहीं होंगे। रणवीर ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा, देखते हैं कौन पहले हारता है। दोनों की नजरें फिर से टकराईं। कमरे में बिजली सी चमक रही थी। शादी तय हो चुकी थी, लेकिन माहौल में तनाव साफ महसूस हो रहा था। रणवीर के छोटे से चौल वाले घर में साक्षी जी बहुत खुश थीं। उन्होंने पड़ोसियों को भी बता दिया था कि उनका बेटा एक अमीर घर की लड़की से शादी कर रहा है। पड़ोस की औरतें आकर साक्षी जी से पूछ रही थीं, बहन जी, लड़की कैसी है? अमीर है तो घमंडी तो नहीं होगी? साक्षी मुस्कुराते हुए जवाब देती, नहीं बहन, अदिति बहुत अच्छी लड़की है, मेरे बेटे को बहुत पसंद करती है। रणवीर चुपचाप सब देख रहा था। वो अपनी माँ की खुशी देखकर कुछ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन अंदर से वो जल रहा था। उसे पता था कि ये शादी उसकी मर्जी से नहीं, अदिति और उसके पापा की चालाकी से हो रही है। उसी शाम रणवीर अपने कमरे में बैठा था। उसने टाइटेनियम को फोन लगाया। टाइटेनियम, शादी 12 दिन बाद है। मैंने अदिति को शर्त रख दी है, शादी के बाद 6 महीने तक कोई फिजिकल रिलेशन नहीं होगा। वो मान गई है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वो शांत रहेगी। टाइटेनियम ने पूछा, सर, तो हम क्या करें? रणवीर ने ठंडी आवाज में कहा,
अभी कुछ मत करो, बस फिटगर्ल की हर गतिविधि पर नजर रखो। अगर अदिति ने कोई चाल चली तो तुरंत मुझे बताना। दूसरी तरफ अदिति का बड़ा बंगला। अदिति के घर में शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। पूरा घर फूलों और लाइट से सजा हुआ था। धर्मपाल शर्मा अपने ऑफिस में बैठे शादी के खर्च का हिसाब कर रहे थे। अदिति अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी थी। वो एक सुंदर सलवार सूट पहने थी। उसके बाल खुले हुए थे। वो खुद से बात कर रही थी। रणवीर, तुम सोचते हो कि 6 महीने की शर्त रखकर मुझे दूर रख लोगे? मैं फिटगर्ल की लीडर हूँ। मैं इंतजार करना जानती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगी। तभी उसके पापा धर्मपाल कमरे में आए। बेटा, सब तैयार है। 12 दिन बाद शादी है। मैंने रणवीर की माँ को फोन किया था। उन्होंने कहा कि वो बहुत खुश हैं, लेकिन रणवीर अभी तक घर पर कुछ नहीं बोल रहा है। अदिति ने पापा की तरफ देखा और बोली, पापा, रणवीर बहुत घमंडी और जिद्दी है। वो आसानी से नहीं मानेगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो अपनी माँ को दुख नहीं दे सकता, इसलिए वो शादी कर रहा है। धर्मपाल ने चिंता से कहा, बेटा, तुम्हें पता है कि वो डार्क लॉर्ड है। अगर उसने चाहा तो हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को नष्ट कर सकता है। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? अदिति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, डर? पापा, जब उसने मेरी जान बचाई थी उस पल से मैं डरना भूल गई हूँ। मुझे वो पसंद है। उसकी आंखें, उसकी आवाज, उसकी जिद, सब मुझे पसंद है। मैं उसे जीत कर रहूंगी। 2 दिन बाद रणवीर के चौल में साक्षी जी ने रणवीर को बुलाया। बेटा, कल अदिति के पापा आएंगे। वो शादी के लिए कुछ सामान और पैसे देना चाहते हैं। तुम घर पर रहना। रणवीर ने माँ की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन वो मुस्कुराया और बोला, जी माँ, मैं घर पर ही रहूंगा। अगले दिन दोपहर में धर्मपाल शर्मा बड़े बड़े गिफ्ट्स लेकर आए। उनके साथ 2 बॉडीगार्ड भी थे। उन्होंने साक्षी जी को एक बड़ा लिफाफा दिया जिसमें 10 लाख रुपए नकद थे। बहन जी, ये छोटा सा तोहफा है। शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। साक्षी जी ने हैरानी से कहा, भैया, इतना सारा पैसा? धर्मपाल मुस्कुराए, बहन जी, रणवीर अब मेरा दामाद है। मैं उसे अपना बेटा समझता हूँ। रणवीर चुपचाप दरवाजे के पास खड़ा सब देख रहा था। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला, लेकिन उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। जब धर्मपाल जाने लगे तो रणवीर ने उन्हें रोककर कहा, अंकल, 1 मिनट। धर्मपाल रुक गए। रणवीर ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मैं शादी कर रहा हूँ सिर्फ अपनी माँ की खुशी के लिए। लेकिन याद रखिएगा, मैं कोई गुलाम नहीं हूँ। अदिति मेरी पत्नी बनेगी, लेकिन मेरी जिंदगी पर कोई कंट्रोल नहीं करेगी। धर्मपाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, मैं कुछ नहीं कह रहा, बस मेरी बेटी को खुश रखना। रणवीर ने कुछ नहीं कहा। वो अंदर चला गया। रात को अदिति के बंगले की बालकनी। अदिति फोन पर रिया से बात कर रही थी। रिया, रणवीर ने 6 महीने की शर्त रखी है। कोई फिजिकल रिलेशन नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि वो शर्त ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। रिया ने चिंता से कहा, अदिति, तुम सावधान रहना। डार्क लॉर्ड बहुत खतरनाक है। अदिति ने हंसते हुए कहा, खतरनाक तो मैं भी हूँ रिया। अब देखती हूँ कौन किसे तोड़ता है। उसी समय रणवीर अपने छत पर खड़ा आसमान देख रहा था। बारिश की बूंदें गिरने लगी थीं। उसने खुद से कहा, अदिति, तुमने सोचा होगा कि शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम नहीं जानती कि डार्क लॉर्ड कभी किसी की जिद के आगे नहीं झुकता। ये शादी मेरी शर्तों पर चलेगी, और मैं तुम्हें वो सबक सिखाऊंगा जिसे तुम कभी नहीं भूलोगी। शादी की तारीख अब सिर्फ 10 दिन रह गई थी। पूरे शहर में खबर फैल चुकी थी कि फिटगर्ल ऑर्गेनाइजेशन की मालकिन अदिति शर्मा की शादी एक साधारण परिवार के लड़के रणवीर सिंह राजपूत से होने वाली है। कुछ लोग हैरान थे, कुछ लोग अफवाहें उड़ा रहे थे, लेकिन असली खेल अंदर ही अंदर चल रहा था। रणवीर का घर सुबह 9 बजे। रणवीर नाश्ता कर रहा था। उसकी माँ साक्षी चाय बना रही थी। छोटी बहन प्रिया स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। साक्षी ने खुशी से कहा, बेटा, आज शाम को अदिति के घर से मेहंदी और साड़ी आने वाली है। उन्होंने कहा है कि मैं भी चुन लूं। तुम्हारी शादी में कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। रणवीर ने चुपचाप चाय का घूंट लिया। उसने माँ की तरफ देखा और धीरे से बोला, माँ, आप जितना खुश हैं उतना मैं नहीं हूँ, लेकिन आपके चेहरे पर जो मुस्कान है वो मुझे रोक रही है। साक्षी ने उसके सर पर हाथ फेरा। बेटा, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। अदिति अच्छी लड़की है। रणवीर कुछ नहीं बोला। वो जानता था कि माँ को सच बताने से उनका दिल टूट जाएगा, इसलिए वो चुप रहा। नाश्ता खत्म करके वो उठा और अपने कमरे में गया। दरवाजा बंद किया और तुरंत टाइटेनियम को कॉल लगाया। टाइटेनियम, विक्रम राव के बारे में क्या पता चला? टाइटेनियम ने जवाब दिया, सर, अदिति ने विक्रम राव से गुप्त मीटिंग की है। विक्रम राव हमारा पुराना दुश्मन है। वो पिछले 2 साल से हमारी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लगता है अदिति उसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती है। रणवीर की मुट्ठी कस गई। उसकी आवाज ठंडी लेकिन खतरनाक हो गई। अदिति, अब तुम सीमा पार कर रही हो। मेरे दुश्मन से हाथ मिलाना
ठीक है, आज मैं तुम्हें जवाब दूंगा। फिटरगरल हेडक्वार्टर दोपहर 2 बजे। अदिति अपने केबिन में बैठी विक्रम राव के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। विक्रम राव स्क्रीन पर मुस्कुराते हुए बोला, अदिति जी, आपकी शादी की खबर सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन आपने मुझे क्यों बुलाया? अदिति ने सीधे कहा, मुझे डार्क लॉर्ड की कुछ कमजोरियां चाहिए। आप उसके खिलाफ हैं, मैं भी उसकी जिद तोड़ना चाहती हूँ। अगर आप मदद करेंगे तो फिटरगरल आपकी पूरी सपोर्ट करेगी। विक्रम राव हंसा, ठीक है, लेकिन शादी के बाद क्या होगा? अदिति ने जवाब दिया, शादी के बाद मैं डार्क लॉर्ड को कंट्रोल कर लूंगी। तभी केबिन का दरवाजा जोर से खुला। रणवीर अंदर घुसा। उसके साथ टाइटेनियम और 2 और सदस्य थे। पूरा स्टाफ डर गया। अदिति ने स्क्रीन बंद कर दी और रणवीर की तरफ देखा। रणवीर सीधे उसकी मेज तक गया, दोनों हाथ मेज पर रखकर झुका और बहुत गुस्से में बोला, अदिति, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि मेरे परिवार और मेरी ऑर्गेनाइजेशन में दखल मत देना। फिर भी तुम मेरे दुश्मन विक्रम राव से मिल रही हो। तुम सोचती हो कि शादी हो जाएगी तो तुम मुझे अपने कंट्रोल में ले लोगी। अदिति कुर्सी से उठी। उसकी आंखों में भी आग थी। वो रणवीर के बहुत करीब आए और बोली, हाँ, मैं यही सोचती हूँ। तुम डार्क लॉर्ड हो, लेकिन मैं फिटरगरल की लीडर हूँ। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। अगर इसके लिए मुझे तुम्हारे दुश्मनों से मदद लेनी पड़े तो मैं लूंगी। रणवीर ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, बहुत हिम्मत है तुम में, लेकिन याद रखो, शादी के बाद 6 महीने तक तुम मेरी पत्नी बनोगी, लेकिन मेरे बेड पर नहीं। और अगर तुमने विक्रम राव से कोई डील की तो मैं तुम्हारी फिटरगरल ऑर्गेनाइजेशन को 1 दिन में खत्म कर दूंगा। अदिति ने भी जवाब दिया, कोशिश करके देखो, लेकिन याद रखना रणवीर, मैं वो लड़की हूं जिसकी जान तुमने बचाई थी। अब मैं तुम्हारी जान बनना चाहती हूँ। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। कमरे में इतना तनाव था कि किसी को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। टाइटेनियम ने आगे बढ़कर कहा, डार्क लॉर्ड, चलिए। रणवीर मुड़ा और बाहर निकल गया, लेकिन जाते जाते उसने आखिरी वाक्य कहा, 10 दिन बाद शादी है, लेकिन याद रखना अदिति, ये शादी मेरी शर्तों पर होगी। अगर तुमने एक भी गलती की तो तुम्हें बहुत पछतावा होगा। शाम को रणवीर के चौल। साक्षी जी ने रणवीर को बुलाया। उन्होंने एक सुंदर साड़ी दिखाई जो अदिति के पापा ने भेजी थी। देख बेटा, कितनी सुंदर साड़ी है। अदिति ने खुद चुनी है। रणवीर ने साड़ी देखी लेकिन कुछ नहीं बोला। उसकी माँ की खुशी देखकर वो अंदर से टूट रहा था। उसने माँ से कहा, माँ, आप खुश रहिए, बस इतना काफी है मेरे लिए। रात को रणवीर छत पर अकेला खड़ा बारिश देख रहा था। उसने खुद से कहा, अदिति, तुमने मेरे दुश्मन से हाथ मिलाया है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि डार्क लॉर्ड क्या कर सकता है। शादी होगी, लेकिन तुम्हारी हार तय है। दूसरी तरफ अदिति की बालकनी। अदिति बारिश में भीग रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने फुसफुसा कर कहा, रणवीर, तुम जितना गुस्सा करोगे उतना ही मुझे तुम पसंद आओगे। ये शादी सिर्फ कागज पर नहीं, मेरे दिल में भी होगी, और मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगी। शादी अब सिर्फ 8 दिन रह गई थी, लेकिन दोनों तरफ जंग शुरू हो चुकी थी। रणवीर, डार्क लॉर्ड और अदिति के बीच अब सिर्फ प्यार नहीं बल्कि घमासान की जंग चल रही थी। रात के 11:30 बजे मुंबई का पुराना गोदाम एरिया। रणवीर ने अपनी पूरी टीम को बुला लिया था। वो खुद डार्क लॉर्ड वाले ब्लैक यूनिफॉर्म में था। चेहरा मास्क से ढका हुआ, सिर्फ तेज और खतरनाक आंखें दिख रही थीं। उसके साथ टाइटेनियम और स्काईलॉर्ड दोनों थे। रणवीर ने ठंडी लेकिन गुस्से भरी आवाज में कहा, विक्रम राव ने फिटरगरल की मदद से हमारे गोदाम नंबर 7 पर हमला करने की प्लानिंग की है। वो सोचता है कि शादी से पहले मुझे कमजोर कर देगा, लेकिन वो नहीं जानता कि डार्क लॉर्ड को कमजोर करना कितना मुश्किल है। टाइटेनियम ने पूछा, सर, हम क्या करेंगे? रणवीर ने मुस्कुराते हुए, लेकिन वो मुस्कान बहुत खतरनाक थी, कहा, हम पहले हमला करेंगे। आज रात ही विक्रम राव के सारे ठिकानों पर हमला होगा और अदिति को एक साफ मैसेज देंगे, अगर वो मेरे दुश्मन से हाथ मिलाएगी तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पूरी टीम तैयार हो गई। 4 काली गाड़ियां रात के अंधेरे में निकल पड़ीं। दूसरी तरफ फिटरगरल हेडक्वार्टर। अदिति अपने केबिन में बैठी विक्रम राव के साथ आखिरी प्लानिंग कर रही थी। विक्रम राव स्क्रीन पर बोला, अदिति, कल सुबह 4 बजे हम गोदाम 7 पर हमला करेंगे। आपके कुछ लोग मेरे साथ आएंगे। अदिति ने सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन याद रखना, रणवीर को सिर्फ चेतावनी देनी है, उसे नुकसान नहीं पहुंचाना है। मैं उसे तोड़ना चाहती हूं, मारना नहीं। विक्रम राव हंसा, आप प्यार में पड़ गई हैं अदिति, लेकिन ठीक है, आपकी शर्त मानता हूं। कॉल खत्म होते ही अदिति की सहेली रिया अंदर आई। अदिति, तुम्हें लगता है ये सही है? डार्क लॉर्ड को गुस्सा दिलाना बहुत खतरनाक हो सकता है। अदिति ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, रिया, वो मुझे दूर रखना चाहता है। 6 महीने की शर्त रखी है। मैं उसे दिखाना चाहती हूं कि मैं उसकी जिद के आगे नहीं झुकूंगी। अगर उसे मेरी ताकत का एहसास हो जाएगा तो वो खुद मेरे पास आएगा। रात 2:30 बजे विक्रम राव का मुख्य ठिकाना। रणवीर की टीम ने अचानक हमला कर दिया।
डार्क लॉर्ड सबसे आगे था। उसने एक ही छलांग में 2 गार्ड्स को नीचे गिरा दिया। टाइटेनियम और स्काईलॉर्ड ने भारी फायरिंग शुरू कर दी। पूरा गोदाम गोलियों की आवाजों से गूंज उठा। रणवीर ने विक्रम राव के मुख्य आदमी को पकड़ लिया और उसे दीवार से सटा दिया। जाके अपने मालिक से कह दे, अगर उसने फिटगरल के साथ मिलकर मेरे खिलाफ एक भी कदम उठाया तो मैं उसे और उसकी पूरी टीम को खत्म कर दूंगा। उसी समय रणवीर ने एक छोटा सा ब्लैक बॉक्स निकाला और अदिति के नाम का एक मैसेज रिकॉर्ड किया। अदिति, ये तुम्हारे लिए आखिरी चेतावनी है। अगर तुमने मेरे दुश्मन से हाथ मिलाया तो शादी रद्द कर दूंगा और तुम्हारी फिटगरल को एक दिन में खत्म कर दूंगा। सोच समझकर कदम उठाना। मैसेज रिकॉर्ड करके उसने उसे फिटगरल हेडक्वार्टर पर भेज दिया। सुबह 6 बजे अदिति का बंगला। अदिति अभी सो रही थी, तभी उसका फोन जोर से बज उठा। जब उसने मैसेज सुना तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। रणवीर की ठंडी, गहरी और खतरनाक आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। अदिति, ये तुम्हारे लिए आखिरी चेतावनी है। अदिति ने तुरंत रिया को फोन किया। रिया, रणवीर ने विक्रम राव के ठिकाने पर हमला कर दिया है। वो बहुत गुस्से में है। रिया ने घबराकर कहा, अदिति, अब क्या करोगी? शादी सिर्फ 8 दिन दूर है। अदिति ने गहरी सांस ली और बोली, अब मैं पीछे नहीं हट सकती, लेकिन अब मुझे चालाकी से खेलना होगा। मैं रणवीर को दिखाऊंगी कि मैं भी उस जितनी जिद्दी हूँ। दोपहर 3 बजे रणवीर के चौल। साक्षी जी बहुत खुश थीं। उन्होंने अदिति के पापा से बात की थी। शादी की सारी तैयारियां चल रही थीं। रणवीर घर आया तो मां ने उसे गले लगाया। बेटा, कल मेहंदी है। अदिति की तरफ से बहुत सुंदर सामान आ रहा है, तुम तैयार रहना। रणवीर ने मां को देखा। मां की खुशी देखकर उसका दिल पिघल रहा था, लेकिन दिमाग में गुस्सा अभी भी जल रहा था। उसने मां से कहा, मां, आप खुश रहिए, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन अंदर से वो सोच रहा था, अदिति, तुमने मेरे दुश्मन को हाथ लगाया। अब शादी होगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी अपना नहीं बनने दूंगा। रात 10 बजे अदिति की बालकनी। अदिति अकेली खड़ी बारिश देख रही थी। उसके हाथ में वो मैसेज वाला रिकॉर्डिंग थी। उसने खुद से कहा, रणवीर, तुम जितना गुस्सा करोगे उतना ही मुझे तुम अच्छे लगोगे। तुम डार्क लॉर्ड हो, लेकिन मैं वो नागिन हूं जो तुम्हें अपने जहर से अपना बना लेगी। शादी होगी और मैं तुम्हें साबित करके रहूंगी कि मैं तुम्हारी हूं। तभी उसका फोन फिर बजा। विक्रम राव का मैसेज था, हमला असफल हो गया। डार्क लॉर्ड बहुत खतरनाक है। अब क्या करें? अदिति ने जवाब टाइप किया, अभी कुछ मत करो, शादी होने दो, उसके बाद मैं खुद रणवीर को संभाल लूंगी। शादी अब सिर्फ 7 दिन रह गई थी। कल मेहंदी की रस्म थी। रणवीर के छोटे से चौल वाले घर में आज अनोखा माहौल था। साक्षी जी ने पूरे घर को सजाया हुआ था। बाहर छोटे छोटे लाइट्स लगे थे, फूलों की मालाएं लटक रही थीं। पड़ोस की औरतें और लड़कियां भी आ गई थीं। सबको पता था कि रणवीर की शादी एक बहुत अमीर घर की लड़की से हो रही है। साक्षी जी बहुत खुश थीं। उन्होंने रणवीर को नया कुर्ता पजामा पहनाया और बोली, बेटा, आज मेहंदी है। अदिति के पापा ने कहा है कि वो खुद अपनी बेटी को लेकर आएंगे। तुम घर पर ही रहना, मुस्कुराते रहना। रणवीर ने मां की तरफ देखा। मां की खुशी देखकर वो कुछ बोल नहीं पाया। उसने सिर्फ सिर हिला दिया और बोला, जी मां, जैसा आप कहें। लेकिन अंदर से रणवीर का खून खौल रहा था। कल रात उसने विक्रम राव के ठिकाने पर हमला किया था और अदिति को साफ चेतावनी दे दी थी। फिर भी अदिति आज मेहंदी के लिए उसके घर आ रही थी। शाम 6:30 बजे रणवीर का चौल। बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां चौल के बाहर रुकी। सबसे आगे अदिति की काली मर्सिडीज थी। अदिति एक बेहद सुंदर पीले गोल्डन लहंगे में थी। बाल खुले हुए, हल्का मेकअप, गले में हल्का सोने का हार। वो सच में राजकुमारी जैसी लग रही थी। उसके साथ उसके पापा धर्मपाल शर्मा और कुछ रिश्तेदार थे। हाथों में मेहंदी के सामान, गिफ्ट्स और मिठाइयों के डिब्बे थे। जैसे ही अदिति कार से उतरी, पूरा चौल देखने के लिए इकट्ठा हो गया। लोग फुसफुसा रहे थे, वाह, कितनी सुंदर है, रणवीर कितना भाग्यशाली है। साक्षी जी दरवाजे पर खड़ी अदिति को देखकर भावुक हो गईं। उन्होंने आगे बढ़कर अदिति के माथे पर किस किया और बोली, बेटी, घर में आओ, तुम आज मेरी बेटी हो। अदिति ने मुस्कुराते हुए साक्षी जी के पैर छुए और बोली, माँ जी, आशीर्वाद दीजिए। रणवीर बालकनी से सब देख रहा था। उसकी आंखें अदिति पर टिकी हुई थीं। अदिति ने ऊपर देखा और दोनों की नजरें मिलीं। अदिति की आंखों में चुनौती थी, जबकि रणवीर की आंखों में ठंडा गुस्सा। घर के अंदर मेहंदी की रस्म। सब लोग बैठ गए। मेहंदी वाले आए और अदिति के हाथों पर मेहंदी लगाने लगे। लड़कियां गाने गा रही थीं। माहौल खुशनुमा था, लेकिन रणवीर एक कोने में खड़ा था। वो मुस्कुरा नहीं रहा था। अदिति ने मेहंदी लगवाते हुए बार बार रणवीर की तरफ देखा। एक बार उसने हिम्मत करके रणवीर को आवाज दी, रणवीर, आओ ना, मेहंदी में हाथ लगाओ। रणवीर आगे बढ़ा। सब लोग देख रहे थे। उसने अदिति के हाथ के पास आकर बहुत धीरे से कहा, सिर्फ अदिति सुन सके। तुम्हारी हिम्मत तो बहुत है। कल रात मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, फिर भी आज मेरे घर आए हो।
विक्रम राव से मिलना बंद करो वरना मैं शादी रद्द कर दूंगा। अदिति ने मुस्कुराते हुए बहुत प्यार भरी लेकिन चुनौती भरी आवाज में जवाब दिया। डार्क लॉर्ड, तुम्हारी चेतावनी मुझे डराती नहीं बल्कि और ज्यादा आकर्षित करती है। मैं तुमसे शादी कर रही हूं क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। अगर तुम मुझे दूर रखना चाहते हो तो देखते हैं कौन पहले हारता है। रणवीर का जबड़ा कस गया। वो अदिति के कान के पास झुककर फुसफुसाया, तुम नहीं जानती कि मैं क्या कर सकता हूं। शादी के बाद 6 महीने तक तुम मेरी पत्नी बनोगी लेकिन मेरे बिस्तर पर नहीं। और अगर तुमने मेरे खिलाफ एक भी चाल चली तो तुम्हें बहुत पछतावा होगा। अदिति ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। 6 महीने बहुत लंबे होते हैं रणवीर। देखती हूँ तुम कितने दिन अपनी जिद रख पाते हो। दोनों की बातें कोई नहीं सुन पाया लेकिन उनके चेहरों पर तनाव साफ दिख रहा था। रस्म के बीच का टकराव। मेहंदी लगने के बाद अदिति उठी और रणवीर के पास गई। सब लोग सोच रहे थे कि वो प्यार से बात कर रही है। अदिति ने धीरे से कहा, मैं जानती हूं कि तुम मुझे पसंद नहीं करते लेकिन तुम्हारी माँ मुझे बहुत पसंद करती हैं। मैं उनके सामने कुछ नहीं कहूंगी लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं, मैं तुम्हें जीत कर रहूंगी। रणवीर ने ठंडी नजरों से उसे देखा और बोला, तुम जीतने की कोशिश कर रही हो लेकिन मैं हारने वाला नहीं हूं। ये शादी सिर्फ कागज पर होगी, दिल से कभी नहीं। अदिति की आंखों में आंसू आ गए लेकिन वो मुस्कुराए और बोली, देखते हैं। शादी अब सिर्फ 6 दिन रह गई थी। पूरा माहौल शादी वाला था लेकिन दोनों तरफ जंग और भी तेज हो गई थी। रणवीर और अदिति के बीच अब सिर्फ बातें नहीं बल्कि छुपा हुआ युद्ध चल रहा था। सुबह 10 बजे रणवीर का चौल। साक्षी जी घर में बहुत व्यस्त थीं। पड़ोस की औरतें आई हुई थीं और शादी की तैयारियों में मदद कर रही थीं। रणवीर की छोटी बहन प्रिया भी खुश खुश घूम रही थी। साक्षी ने रणवीर को बुलाकर कहा, बेटा आज शाम को अदिति के घर से बारात की तैयारी की चर्चा है। तुम्हारे पापा भी ठीक हैं, वो भी जा रहे हैं। तुम तैयार रहना। रणवीर ने माँ की तरफ देखा। माँ की खुशी देखकर उसका दिल पिघल रहा था लेकिन दिमाग में अदिति का चेहरा और उसकी जिद घूम रही थी। उसने धीरे से कहा, माँ आप जितना कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा लेकिन एक बात याद रखना, मैं इस शादी को सिर्फ आपकी खुशी के लिए कर रहा हूँ। साक्षी ने रणवीर के गाल पर हाथ रखा और बोली, बेटा समय के साथ प्यार हो जाएगा। अदिति अच्छी लड़की है। रणवीर चुप रहा। वो जानता था कि माँ को सच बताने से उनका दिल टूट जाएगा, इसलिए वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया। वहां उसने टाइटेनियम को कॉल किया। टाइटेनियम, अदिति ने विक्रम राव से संपर्क बंद किया है या नहीं? टाइटेनियम ने जवाब दिया, सर अदिति ने कल रात विक्रम राव को मैसेज किया था कि शादी के बाद वो खुद आपको संभाल लेगी। विक्रम राव इंतजार कर रहा है। रणवीर की आंखें सिकुड़ गईं। उसने गुस्से में कहा, अदिति अब तुम बहुत आगे निकल गई हो। आज शाम को मैं तुमसे मिलकर सब कुछ साफ कर दूंगा। शाम 7 बजे अदिति का बड़ा बंगला। अदिति के घर में शादी की बड़ी बैठक चल रही थी। धर्मपाल शर्मा, उनके रिश्तेदार और रणवीर का परिवार सब बैठे थे। धर्मपाल शर्मा ने रणवीर के पापा से कहा, भाई साहब शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। 6 दिन बाद बारात आएगी। हमने बड़े होटल में रिसेप्शन रखा है। साक्षी जी बहुत खुश थीं। उन्होंने अदिति को देखकर कहा, बेटी तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मेरे बेटे को खुश रखना। अदिति ने साक्षी जी के पैर छुए और बोली, माँ जी मैं पूरी कोशिश करूंगी। रणवीर पूरे समय चुप बैठा था। उसकी नजरें बार बार अदिति पर जा रही थीं। अदिति भी बार बार उसकी तरफ देख रही थी। बैठक खत्म होने के बाद रणवीर ने अदिति से अकेले में बात करने के लिए कहा। दोनों बंगले की पिछली बालकनी में गए। वहां कोई नहीं था। बड़ा टकराव और खुलासा। रणवीर ने अदिति की तरफ घूरते हुए सीधे कहा, अदिति अब काफी हो गया। कल मेहंदी की रात मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, फिर भी तुम विक्रम राव से संपर्क रखे हुए हो। तुम सोचती हो कि शादी हो जाएगी तो तुम मुझे अपने कंट्रोल में ले लोगी। मैं डार्क लॉर्ड हूँ। मैं किसी की जिद के आगे नहीं झुकता। अदिति ने भी बिना डरे जवाब दिया, रणवीर तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जब तुमने मास्क लगाए मेरी जान बचाई थी, उस पल से मेरे दिल में तुम बस गए हो। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। विक्रम राव सिर्फ एक हथियार था, अब मैंने उसे रोक दिया है। मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। रणवीर ने कड़वे स्वर में कहा, प्यार? तुमने मेरी माँ को धोखे से साइन करवाया, मेरे परिवार को पैसे का लालच दिखाया, मेरे दुश्मन से मिली। ये प्यार नहीं, ये जिद है अदिति। शादी होगी लेकिन याद रखना 6 महीने तक हम अलग रहेंगे। कोई टच नहीं, कोई रिश्ता नहीं। अगर तुमने एक भी गलती की तो मैं शादी के अगले दिन ही तलाक ले लूंगा और तुम्हारी फिटे गर्ल को खत्म कर दूंगा। अदिति की आंखों में आंसू आ गए लेकिन वो रोई नहीं। उसने रणवीर की आंखों में देखकर दृढ़ता से कहा, ठीक है 6 महीने, लेकिन मैं वादा करती हूँ इन 6 महीनों में मैं तुम्हें साबित करके रहूंगी कि मेरा प्यार सच्चा है। तुम जितना दूर भागोगे मैं उतना ही करीब आऊंगी। डार्क लॉर्ड,
तुम्हारी जिद बहुत मजबूत है, लेकिन मेरी जिद भी कम नहीं है। रणवीर ने एक पल के लिए अदिति को देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन अदिति की हिम्मत देखकर उसे थोड़ा हैरानी भी हुई। उसने आखिरी वाक्य कहा, देखते हैं कौन जीतता है, लेकिन याद रखना, अगर तुमने मेरी माँ को कोई दुख दिया तो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। रात 11 बजे रणवीर का घर। रणवीर अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसने दीवार पर मुक्का मारा। अदिति, तुमने मेरे परिवार को बीच में घसीट लिया। अब मैं तुम्हें कभी अपना नहीं बनने दूंगा। 6 महीने मैं तुम्हें इतना तड़पाऊंगा कि तुम खुद हार मान लोगी। दूसरी तरफ अदिति का कमरा। अदिति बालकनी में खड़ी बारिश देख रही थी। उसके हाथों में अभी भी कल की मेहंदी की हल्की रंगत बाकी थी। उसने खुद से कहा, रणवीर, तुम गुस्सा करो, चिल्लाओ, धमकाओ, लेकिन मैं जानती हूं कि एक दिन तुम भी मेरे प्यार को महसूस करोगे। ये 6 महीने मेरे लिए भी आसान नहीं होंगे, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। तुम डार्क लॉर्ड हो और मैं तुम्हारी नागिन बनकर रहूंगी। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका सब इंतजार कर रहे थे। शादी का दिन। मुंबई का बड़ा लग्जरी होटल रॉयल पैलेस पूरी तरह शादी के लिए सजाया गया था। चारों तरफ फूलों की मालाएं, लाइट्स और भव्य मंडप तैयार था। एक तरफ रणवीर का साधारण परिवार था, दूसरी तरफ अदिति का अमीर और पावरफुल परिवार। शादी से पहले दोपहर 2 बजे रणवीर होटल के एक प्राइवेट रूम में तैयार हो रहा था। उसने सफेद शेरवानी पहनी हुई थी, जो उसे और भी आकर्षक बना रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। टाइटेनियम अंदर आया और बोला, डार्क लॉर्ड, सब तैयार है, बारात निकलने वाली है। लेकिन अदिति की तरफ से कोई गतिविधि नहीं दिख रही। विक्रम राव भी शांत है। रणवीर ने आईने में खुद को देखा और ठंडी आवाज में कहा, वो शांत नहीं है, बस इंतजार कर रही है। आज शादी हो जाएगी, लेकिन याद रखना, मैंने 6 महीने की शर्त रखी है। कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं होगा। टाइटेनियम ने सिर हिलाया, समझ गया सर। शादी का मंडप। शाम 7 बजे पूरी हॉल भरी हुई थी। शहनाई बज रही थी। रणवीर बारात लेकर पहुंचा। उसकी मां साक्षी जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने रणवीर को गले लगाया और बोली, बेटा, आज मेरी सारी दुआएं पूरी हो रही हैं। रणवीर ने मां को गले लगाया, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, ये शादी सिर्फ आपकी खुशी के लिए है मां। जब दुल्हन अदिति मंडप में आई तो पूरा हॉल सन रह गया। अदिति लाल और गोल्डन लहंगे में थी। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, जिसमें रणवीर का नाम छुपा हुआ था। अदिति मंडप पर आए और रणवीर के सामने खड़ी हो गई। दोनों की नजरें मिलीं। अदिति की आंखों में प्यार और जिद दोनों थे। रणवीर की आंखों में सिर्फ ठंडा गुस्सा और मजबूरी थी। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। फेरे शुरू होंगे। दोनों ने 7 फेरे लिए। हर फेरे के साथ अदिति मन ही मन सोच रही थी, अब तुम मेरे हो रणवीर। रणवीर हर फेरे के साथ सोच रहा था, ये सिर्फ रस्म है, असली रिश्ता कभी नहीं होगा। जब मंगलसूत्र पहनाने का समय आया तो रणवीर ने अदिति के गले में मंगलसूत्र डाला। अदिति की आंखें बंद हो गईं। एक आंसू उसके गाल पर बह निकला। पंडित जी ने घोषणा की, अब आप पति पत्नी हैं। पूरे हॉल में तालियां बजने लगीं। साक्षी जी रो रही थीं। धर्मपाल शर्मा भी खुश थे, लेकिन रणवीर और अदिति के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। शादी के बाद रात 11 बजे शादी की रस्में खत्म हो चुकी थीं। रिसेप्शन भी हो गया था। अब नव दंपति को होटल के प्राइवेट सूट में भेज दिया गया। ये सूट बहुत बड़ा और लग्जरी था। अंदर एक किंग साइज बेड, बालकनी और लिविंग एरिया था। जैसे ही दोनों अंदर गए, रणवीर ने दरवाजा बंद किया और तुरंत अदिति की तरफ मुड़ा। रणवीर ने ठंडी और सख्त आवाज में कहा, अदिति, अब हम पति पत्नी हैं, लेकिन याद रख, मैंने जो शर्त रखी थी वो आज से शुरू होती है। 6 महीने तक हम अलग अलग रहेंगे। कोई फिजिकल रिलेशन नहीं। तुम इस बेड पर सो सकती हो, मैं सोफे पर सोऊंगा। मेरे काम में दखल मत देना। मेरी माँ से अच्छे से पेश आना। अगर तुमने एक भी गलती की तो मैं तलाक ले लूंगा और तुम्हारी फिटे गर्ल को बर्बाद कर दूंगा। अदिति ने रणवीर को शांत नजरों से देखा। फिर वो धीरे से आगे बढ़ी और रणवीर के बहुत करीब आ गई। उसने नर्म लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, रणवीर, आज मैं तुम्हारी पत्नी बन गई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। 6 महीने मैं इंतजार करूंगी, लेकिन याद रखना, इन 6 महीनों में मैं तुम्हें अपना बनाकर रहूंगी। तुम जितना दूर भागोगे, मैं उतना ही करीब आऊंगी। रणवीर ने अदिति को घूरा। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने अदिति के कंधे पकड़े और उसे दीवार से सटा दिया। तुम अभी भी अपनी जिद पर अड़ी हो। मैं डार्क लॉर्ड हूँ। मैं किसी को अपना नहीं बनने देता, खासकर उस लड़की को नहीं जिसने मेरे परिवार को धोखे से फंसाया। अदिति ने रणवीर की आंखों में देखा। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। वो बोली, तो फिर क्यों मेरी जान बचाई थी उस रात? क्यों मेरी तरफ देखते हो जैसे तुम भी कुछ महसूस करते हो? मैं जानती हूं कि तुम्हारे अंदर भी आग है रणवीर, बस तुम उसे छुपा रहे हो। रणवीर ने एक पल के लिए अदिति को देखा।
उसके हाथ अदिति के कंधों पर थे। दोनों बहुत करीब थे। हवा में तनाव और आकर्षण दोनों थे। फिर रणवीर अचानक पीछे हट गया। उसने मुड़कर सोफे की तरफ इशारा किया और बोला, मैं सोफे पर सोऊंगा, तुम बेड पर सो जाओ। आज की रात सिर्फ रस्म पूरी करने के लिए है, कल से असली खेल शुरू होगा। अदिति ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसी आपकी मर्जी पति जी। रात 2 बजे रणवीर सोफे पर लेटा हुआ था। नींद नहीं आ रही थी। उसकी नजर बार बार बेड पर सो रही अदिति पर जा रही थी। अदिति आंखें बंद करके लेटी थी, लेकिन वो भी सो नहीं रही थी। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, 6 महीने मैं इंतजार करूंगी, लेकिन एक दिन तुम खुद मेरे पास आओगे रणवीर। शादी को अब 1 महीना बीत चुका था। बाहर से देखने वाले को लगता था कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों की जिंदगी एक साइलेंट जंग में बदल चुकी थी। रणवीर और अदिति का नया घर मुंबई का एक हाई राइज अपार्टमेंट। शादी के बाद दोनों एक लग्जरी अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए थे। ये अपार्टमेंट अदिति के पापा ने गिफ्ट किया था। घर बहुत बड़ा था, 4 बेडरूम, लिविंग रूम, किचन और एक खूबसूरत बालकनी। लेकिन इस घर में 2 लोग रहते थे, फिर भी वो एक दूसरे से दूर थे। रणवीर की रूटीन, सुबह जल्दी उठकर ऑफिस और गुप्त रूप से अपनी ऑर्गेनाइजेशन जाता। शाम को देर से घर लौटता। रात को लिविंग रूम के सोफे पर सोता। अदिति से बातें बहुत कम करता, सिर्फ जरूरी बातें। अदिति की रूटीन, दिन भर फिटिगरल ऑर्गेनाइजेशन का काम संभालती। शाम को घर आकर रणवीर के लिए डिनर बनाती, हालांकि रणवीर अक्सर बाहर खा लेता। रात को अकेले बेडरूम में सोती। हर रात उम्मीद करती कि रणवीर एक दिन उसके पास आएगा। 1 महीने बाद रात 10:30 बजे अदिति किचन में खाना बना रही थी। आज उसने रणवीर का पसंदीदा राजस्थानी दाल बाटी चूरमा बनाया था। टेबल पर खाना सजा हुआ था। वो खूबसूरत साड़ी पहने थी और हल्का मेकअप भी किया था। रणवीर दरवाजा खोलकर अंदर आया। सूट में था, थका हुआ लग रहा था। अदिति मुस्कुराते हुए बोली, आ गए, आज मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है, खा लो। रणवीर ने टेबल की तरफ देखा, फिर अदिति की तरफ। उसकी नज़र कुछ सेकंड रुकी। अदिति आज बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसने तुरंत नजरें घुमा लीं। उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे भूख नहीं है, मैंने बाहर खा लिया। अदिति का चेहरा उतर गया। फिर भी वो मुस्कुराए और बोली, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा तो ट्राई कर लो, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। रणवीर ने गुस्से में कहा, अदिति, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे कोई फेवर नहीं चाहिए। ये सब नाटक मत करो। 6 महीने की शर्त है, मैं इसे तोड़ने वाला नहीं हूं। अदिति ने प्लेट नीचे रख दी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो रोई नहीं। उसने दृढ़ता से कहा, रणवीर, 1 महीना हो गया, तुम रोज मुझे अनदेखा कर रहे हो। मैं तुम्हारी पत्नी हूं, लेकिन तुम मुझे घर की नौकरानी जैसा ट्रीट कर रहे हो। क्या मैं इतनी बुरी हूं कि तुम मुझे एक बार भी देखकर मुस्कुरा भी नहीं सकते? रणवीर ने अदिति की तरफ देखा। उसकी आवाज में थोड़ा दर्द था, लेकिन वो छुपा रहा। तुम बुरी नहीं हो अदिति, लेकिन तुमने मेरे परिवार को धोखे से फंसाया, मेरे दुश्मन से मिली। मुझे ये सब याद है। जब तक तुम मेरी शर्त मानोगी, तब तक हम दूर रहेंगे। अदिति ने एक कदम आगे बढ़ाया और बोली, तो फिर बताओ, वो रात जब तुमने मास्क लगाकर मेरी जान बचाई थी, उस वक्त तुम्हें क्या लगा था? क्या उस वक्त भी तुम मुझे इतना नफरत करते थे? रणवीर चुप हो गया। उस पल की याद उसके दिमाग में घूम गई। उसने अदिति को अपनी बाहों में उठाया था। वो पल अभी भी उसके मन में था, लेकिन उसने जवाब दिया, वो सिर्फ एक मिशन था। अब तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हो, लेकिन मेरे दिल का नहीं। 6 महीने पूरे होने दो, उसके बाद जो होगा देख लेंगे। रात 1 बजे बालकनी। अदिति बालकनी में अकेली खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने खुद से कहा, रणवीर, तुम इतने जिद्दी हो कि मुझे देखकर भी अनदेखा कर देते हो। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। हर दिन मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ करती रहूंगी। एक दिन जरूर तुम पिघलोगे। दूसरी तरफ रणवीर का डार्क रूम। रणवीर अपने सीक्रेट रूम में बैठा था। वहां उसकी ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम चल रहा था। टाइटेनियम ने रिपोर्ट दी, सर, अदिति पिछले 1 महीने में बहुत शांत रही है। विक्रम राव से उसका कोई संपर्क नहीं दिख रहा, लेकिन वो रोज रात को आपके लिए खाना बनाती है और इंतजार करती है। रणवीर ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, उसे 24 घंटे नजर में रखो। मैं अभी भी उसे ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन अंदर से रणवीर खुद को समझा रहा था, नहीं, मैं उसे पसंद नहीं कर सकता। वो मेरी मजबूरी है। पहला बड़ा झटका। अगली सुबह अदिति फिटगरल ऑफिस गई। वहां उसे एक बुरी खबर मिली। उसकी टीम ने बताया, मैडम, कल रात हमारे 3 एजेंट्स पर अटैक हुआ। उनमें से एक गंभीर रूप से घायल है। हमारा एक छोटा सा वेयरहाउस भी लूट लिया गया। अदिति ने तुरंत पूछा, किसने किया? टीम ने कहा, लगता है विक्रम राव की तरफ से है, लेकिन वो कह रहा है कि ये डार्क लॉर्ड का बदला है। अदिति का चेहरा सफेद पड़ गया। उसी समय रणवीर का फोन आया। रणवीर ने ठंडी आवाज में कहा, अदिति, सुन लिया होगा, ये विक्रम राव का हमला नहीं, ये मेरा जवाब है।
तुमने 1 महीने तक शांत रहकर मुझे धोखा दिया। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ। अगर तुमने मेरे खिलाफ कोई चाल चली तो तुम्हारी फिटगर्ल पूरी तरह खत्म हो जाएगी। अदिति ने गुस्से और दर्द से कहा, रणवीर तुम मेरी ऑर्गेनाइजेशन पर हमला कर रहे हो। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। रणवीर ने जवाब दिया, पत्नी? तुम सिर्फ कागज पर मेरी पत्नी हो, असली रिश्ता कभी नहीं था। कॉल कट गया। अदिति फोन हाथ में लिए रोने लगी। शादी को अब 2 महीने पूरे हो चुके थे। घर में सन्नाटा था। रणवीर और अदिति एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन उनके बीच दीवारें हर दिन और मजबूत होती जा रही थीं। सुबह 7:30 बजे अपार्टमेंट। अदिति किचन में चाय बना रही थी। उसने आज साधारण सलवार सूट पहना था। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। पिछले 1 महीने से वो रातों को सो नहीं पाती थी। रणवीर तैयार होकर बाहर निकला। सूट में था, बाल सेट किए हुए। उसने अदिति की तरफ देखा भी नहीं, सीधे दरवाजे की तरफ बढ़ा। अदिति ने चाय का कप बढ़ाते हुए नर्म आवाज में कहा, चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। रणवीर रुका। उसने कप की तरफ देखा लेकिन हाथ नहीं बढ़ाया। मुझे ऑफिस में मीटिंग है, बाहर पी लूंगा। अदिति ने कप नीचे रख दिया। उसकी आंखों में दर्द था, फिर भी वो मुस्कुराने की कोशिश करती रही। ठीक है, शाम को जल्दी आना, मैं तुम्हारे लिए पनीर 2 प्याजा बनाऊंगी। रणवीर ने दरवाजा खोलते हुए बिना मुड़े जवाब दिया, मुझे बाहर खाना है, तुम अपने काम पर ध्यान दो। दरवाजा बंद हो गया। अदिति वहीं खड़ी रह गई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने खुद से कहा, 2 महीने हो गए, लेकिन तुम अभी भी मुझे अनदेखा कर रहे हो। अब काफी हो गया रणवीर, अब मैं भी अपनी चाल चलूंगी। फिटगर्ल हेडक्वार्टर दोपहर 12 बजे। अदिति अपने ऑफिस में बैठी थी। उसके सामने रिया और 2 सीनियर मेंबर्स थे। अदिति ने सख्त आवाज में कहा, पिछले महीने रणवीर ने हमारे वेयरहाउस पर हमला करवाया। 3 एजेंट घायल हुए। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। रिया ने चिंता से पूछा, अदिति तुम क्या करना चाहती हो? वो डार्क लॉर्ड है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन उससे बहुत छोटी है। अदिति ने एक फाइल निकाली और टेबल पर रख दी। मैं विक्रम राव से संपर्क कर रही हूँ, लेकिन इस बार अलग तरीके से। मैं रणवीर की एक कमजोरी ढूंढ रही हूँ। उसकी ऑर्गेनाइजेशन विजिटिव ऑफ ऑर्डर्स की एक पुरानी फाइल चाहिए। उसमें उसके डार्क पास्ट का कुछ राज छुपा है। रिया हैरान हो गई, तुम रणवीर के खिलाफ जाकर उसका राज निकालना चाहती हो? अदिति ने गहरी सांस ली और बोली, नहीं रिया, मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। मैं बस उसे दिखाना चाहती हूं कि मैं भी कमजोर नहीं हूं। अगर वो मुझे दूर रखना चाहता है तो मुझे भी अपना हक जताना होगा। मैं उसे जलाना नहीं चाहती, बस उसके दिल तक पहुंचना चाहती हूं। रिया ने सिर हिलाया, ये बहुत खतरनाक खेल है अदिति। अदिति ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यार भी खतरनाक होता है रिया। शाम 8:30 बजे अपार्टमेंट। रणवीर घर लौटा। आज वो थोड़ा जल्दी आया था। घर में रोशनी कम थी। अदिति लिविंग रूम में सोफे पर बैठी थी। उसके हाथ में एक ग्लास वाइन था। वो शांत लेकिन गंभीर लग रही थी। रणवीर ने पूछा, आज खाना नहीं बनाया? अदिति ने शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं, आज मैंने सोचा कि तुम बाहर ही खा लोगे। रणवीर को अजीब लगा। आज पहली बार अदिति ने खुद खाना नहीं बनाया था। वो सोफे पर बैठ गया और बोला, क्या बात है, आज तुम अलग लग रही हो। अदिति ने ग्लास रख दिया और रणवीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में आज नमी नहीं, बल्कि एक नई चमक थी। रणवीर, 2 महीने हो गए, तुम रोज मुझे अनदेखा करते हो, मेरी बातों को नजरअंदाज करते हो, मेरे बनाए खाने को ठुकराते हो। मैं तुम्हारी पत्नी हूं, लेकिन तुम मुझे घर की सजावट जैसा ट्रीट कर रहे हो। रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने शर्त रखी थी, 6 महीने। अदिति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शर्त तुमने रखी थी, लेकिन मैंने मानी नहीं थी। अब से मैं भी अपनी शर्त रखूंगी। अगर तुम मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते तो मैं भी तुम्हें अपना पति नहीं मानूंगी। मैं फिटगर्ल की लीडर हूं। मैं अपनी जिंदगी जीऊंगी। तुम जब चाहो तब घर आना जाना, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए इंतजार नहीं करूंगी। रणवीर को झटका लगा। ये अदिति पहले जैसी नहीं थी। आज वो बहुत आत्मविश्वास से बात कर रही थी। उसने पूछा, ये अचानक क्या बदलाव है? अदिति उठी और रणवीर के पास आई। उसने सीधे उसकी आंखों में देखकर कहा, 2 महीने तक मैंने तुम्हारी जिद सही, अब मेरी बारी है। अगर तुम मुझे दूर रखना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन याद रखना, मैं भी अब अपनी जिद दिखाऊंगी। शायद एक दिन तुम खुद मुझे पास बुलाओगे। रणवीर ने अदिति को घूरा। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा आकर्षण भी। वो उठा और बोला, जो करना है करो, लेकिन याद रखना, अगर तुमने मेरी ऑर्गेनाइजेशन या परिवार के खिलाफ कुछ किया तो परिणाम बहुत बुरा होगा। अदिति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, डरो मत पति जी, मैं सिर्फ तुम्हें जीतना चाहती हूँ, तुम्हें हराना नहीं। रात 12 बजे। रणवीर बालकनी में खड़ा सिगरेट पी रहा था। उसका दिमाग उलझा हुआ था। उसने खुद से कहा, अदिति आज अलग थी। उसमें आज एक नई आग दिख रही थी। क्या वो सच में बदल रही है, या ये भी उसकी कोई नई चाल है? दूसरी तरफ अदिति बेड पर लेटी थी।
उसके हाथ में फोन था। उसने रिया को मैसेज किया, रिया, विक्रम राव से संपर्क करो, लेकिन बहुत सावधानी से। मुझे रणवीर की पुरानी फाइल चाहिए। बस जानकारी, कोई हमला नहीं। शादी को अब 3 महीने पूरे हो चुके थे। घर में अब पहले जितना सन्नाटा नहीं था, अब तूफान चल रहा था। रात 9:15 बजे अपार्टमेंट। बारिश जोरों से हो रही थी। अदिति बालकनी में खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए थे और बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं। आज वो बहुत सिंपल सफेद सलवार सूट में थी, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। रणवीर घर आया। उसके कपड़े बारिश से भीग चुके थे। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसकी नजर अदिति पर पड़ी। वो सीधे अदिति के पास गया और गुस्से में बोला, अदिति, तुमने मेरी पुरानी फाइल प्रोजेक्ट शैडो निकालने की कोशिश की। तुम जानती हो कि उसमें क्या है? मेरा पूरा डार्क पास्ट, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के सीक्रेट, और वो रात जब मैंने अपना सब कुछ खो दिया था। तुम मेरे पीछे पड़ी हो। अदिति ने धीरे से मुड़कर रणवीर की तरफ देखा। बारिश उसके चेहरे पर बह रही थी। उसकी आवाज शांत लेकिन बहुत मजबूत थी। हाँ, मैंने कोशिश की, क्योंकि तुम मुझे कुछ बताते नहीं हो। तुम मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते, सिर्फ एक बोझ समझते हो। मैं जानना चाहती थी कि मेरे पति के अंदर क्या छुपा है। क्यों तुम इतने ठंडे और क्रूर हो? क्या हुआ था उस रात जिसने तुम्हें डार्क लॉर्ड बना दिया? रणवीर ने अदिति का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे बालकनी से अंदर खींच लिया। उसकी आंखें लाल थीं। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे पास्ट को जानकर मुझे कंट्रोल कर लोगी? प्रोजेक्ट शैडो में मेरी पहली प्यार की मौत का राज है। मैंने उसे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहा। उसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं कभी किसी को अपने करीब नहीं आने दूंगा। और तुम मेरे उस फैसले को तोड़ने की कोशिश कर रही हो। अदिति ने रणवीर का हाथ अपने हाथ में लिया। उसकी आवाज में दर्द और प्यार दोनों थे। मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं करना चाहती रणवीर, मैं तुम्हें समझना चाहती हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी कमजोरी हूँ। नहीं, मैं तुम्हारी ताकत बनना चाहती हूँ। जो लड़की तुमने मास्क लगाकर बचाई थी, वो आज तुम्हारी पत्नी है। क्या तुम्हें कभी नहीं लगता कि शायद मैं तुम्हारी जिंदगी में आई ही इसलिए हूँ? रणवीर ने अदिति को दीवार से सटा दिया। दोनों बहुत करीब थे। बारिश की आवाज बाहर तेज हो रही थी। रणवीर ने गहरी आवाज में कहा, तुम बहुत खतरनाक हो अदिति। तुम मेरी जिद को तोड़ने की कोशिश कर रही हो, लेकिन याद रखना, मैं डार्क लॉर्ड हूँ। अगर तुमने एक और कदम मेरे पास्ट की तरफ बढ़ाया, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और हाँ, अब से तुम फिटरगर्ल का काम घर से करोगी, ऑफिस जाना बंद। मैं तुम्हें 24 घंटे नजर में रखना चाहता हूँ। अदिति ने रणवीर की आंखों में देखा और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में चुनौती थी। ठीक है, मैं घर से काम करूंगी, लेकिन तुम भी एक बात याद रखो, मैं अब और इंतजार नहीं करूंगी। अगर तुम मुझे अपनी पत्नी नहीं बनाओगे, तो मैं खुद तुम्हें अपना पति बना लूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। रात 1:30 बजे। रणवीर सोफे पर लेटा हुआ था। नींद नहीं आ रही थी। अदिति के शब्द बार बार उसके दिमाग में गूंज रहे थे। उसने खुद से कहा, ये लड़की पागल है। वो मेरे पास्ट को जानना चाहती है, मेरी कमजोरी को जानना चाहती है। लेकिन आज जब वो बारिश में भीगकर मेरी तरफ देख रही थी, तो मेरे दिल में कुछ हिला क्यों गया। दूसरी तरफ अदिति बेड पर लेटी थी। उसके गालों पर आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। उसने फुसफुसा कर कहा, रणवीर, आज तुमने पहली बार अपनी कमजोरी दिखाई। तुम्हारी पहली प्यार की मौत। अब मैं समझ गई कि तुम क्यों इतने ठंडे हो। अब मैं और कोशिश करूंगी। मैं तुम्हें प्यार सिखाऊंगी। अगली सुबह फिटरगर्ल ऑफिस। रिया ने अदिति को रिपोर्ट दी। अदिति, विक्रम राव ने कहा है कि वो मदद के लिए तैयार है, लेकिन वो शर्त रख रहा है, शादी के बाद वो तुम्हारे साथ मिलकर डार्क लॉर्ड की ऑर्गेनाइजेशन को कमजोर करना चाहता है। अदिति ने सोचा और बोली, अभी नहीं, मैं रणवीर को तोड़ना नहीं चाहती, मैं उसे जीतना चाहती हूँ। लेकिन अगर वो मुझे और दुख देगा, तो फिर मैं भी कुछ सोचूंगी। उसी शाम जब रणवीर घर लौटा, तो उसने देखा कि अदिति ने अपना पूरा ऑफिस घर में शिफ्ट कर लिया है। अदिति लिविंग रूम में बैठी काम कर रही थी। उसने रणवीर को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब से मैं घर से ही काम करूंगी, जैसा तुमने कहा। लेकिन याद रखना पति जी, अब मैं तुम्हारे हर कदम पर नजर रखूंगी। रणवीर ने अदिति को घूरा। उसके मन में एक नया तूफान उठ रहा था। Soda.